Good morning. Alternate myself यशवंत कुमार फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज का यह वीडियो होगा बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2020-22 के प्रशिक्षुओं के लिए। सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग और कोड होगा C3। टॉपिक होगा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग। जैसा कि पिछले वीडियो में हम अधिगम का अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार, विशेषताएं, आवश्यकता, उपयोगिता और महत्व के संदर्भ में विस्तार के साथ अध्ययन किया है और इस चैप्टर का यह अंतिम टॉपिक होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अधिगम को कौन कौन से फैक्टर्स या तत्व या कारक प्रभाव डालते हैं, सीखने में क्या क्या उन पर, वो कौन कौन से तत्व हैं जो इनको सीखने में अड़चनें उत्पन्न करते हैं या कि सीखने में और विशेष रूप से वो सहयोग करते हैं, दोनों बातें होती हैं। तो वो फैक्टर्स कौन है जो सीखने में अधिगम को, लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। आज हम विस्तार से इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें से अधिगम प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अधिगामक का महत्वपूर्ण विशेष स्थान होता है। सभी अधिगामक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वह एक समान होते हैं, उनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है। उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं उनके द्वारा हो रहे अधिगम को, अर्थात स्वयं इंडिविजुअल रूप से जो उनमें खूबियां पाई जाती हैं, उन खूबियों, उन विशेषताओं के आधार पर अधिगम को हम परिभाषित भी कर सकते हैं। इसके लिए अधिगामक की उन विशेषताओं का अध्ययन आवश्यक है जो अधिगम को प्रभावित डालते हैं, अधिगम पर प्रभाव डालते हैं, अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले इसमें से महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स होता है वो है मैच्योरिटी, परिपक्वता। आते हैं हम परिपक्वता के बारे में कि परिपक्वता है क्या, अवगत होना चाहेंगे। क्योंकि परिपक्वता शब्द सभी विषयों के शिक्षण शास्त्री अपनी अपनी दृष्टि से उसका भाव या आशय स्वीकार करते हैं। क्षमता या निष्पत्ति में परिवर्तन का यह द्योतक होता है। यह प्रायः अधिगम की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही शुरू हो जाती है और आजीवन, निरंतर, शाश्वत जीवन पर्यंत चलती रहती है। मानव जीवन भर नवीन अनुभव अर्जित करता है, कुछ न कुछ नया ज्ञान वो अर्जन करता है और ये नवीन अनुभव बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाते हैं। फिर भी बालक का व्यवहार क्षणिक और परिवर्तनशील होता है। ऐसे व्यवहार के आधार पर बालक के भविष्य के बारे में कुछ कहना मतलब सार्थक नहीं हो सकता, किंतु परिपक्वता आने पर बालक में क्षमता का विकास होता है और उसके व्यवहार में स्थायित्व आता है, दृढ़ता आती है, मजबूती आती है और फिर परिपक्वता शरीर व मानसिक दोनों प्रकार की होती है। परिपक्वता शक्ति भी प्रदान करती है। शैशवावस्था में बालक जिन क्रियाओं को नहीं कर पाता है उनको क्षमता व शक्ति के विकास के साथ साथ बाल्यावस्था में करने लगता है। इस प्रकार से अधिगम की क्रियाओं को यह जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, ये बहुत ही अपना अहम रोल निभाती है, अदा करती है। तो अधिगम की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण चरण होते हैं उन चरणों का
हम इस रूप में अध्ययन करना चाह रहे हैं, जिसमें से पहले है अधिग्रहण, दूसरा धारण और तीसरा प्रत्यास्मरण। तो अधिग्रहण का क्या आशय होता है? अधिग्रहण से नए अनुभव का अर्जन होता है। अधिकतम ग्रहण मतलब ग्रहण करने की अधिकतम जो सीमा है, वो अधिकतम क्षमता है, अधिकतम शक्ति और पावर है, उसे हम अधिग्रहण करते हैं। जो हम अधिग्रहण ही व्यवहार को संशोधन करने में सहायक होता है। इस प्रकार से वो अधिग्रहण। फिर धारण क्या है? इस दूसरा स्टेप जो आता है, जो अधिग्रहित करते हैं, जो अधिग्रहण करते हैं, नवीन अर्जन अनुभव को मस्तिष्क में संजोए रखना ही धारण करना है। उसको प्राप्ति को बिना किसी भेद या बिना किसी अंतर के, बिना किसी हरासमेंट के यथावत अर्जन किए हुए नवीन ज्ञान को धारण करना है, संजोए रखना है, उसको सुरक्षित रखना है। अर्थात किसी गुण का अभिव्यक्ति बिना धारण किए संभव नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण धारण दूसरा स्टेप होगा। और तीसरा स्टेप होता है प्रत्यास्मरण का। धारण किए गए अनुभव या व्यवहार की अभिव्यक्ति को ही प्रत्यास्मरण कहते हैं। जो हमने पहले से अर्जित किया और अर्जन करने के बाद उसको संरक्षित किया, संरक्षित उस नवीन ज्ञान को जो हम फिर पुनः व्यक्त करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, अभिव्यक्ति देते हैं या डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। तो इस प्रकार से पुनः नवीन अर्जित धारित ज्ञान को अभिव्यक्ति करना, प्रस्तुत करना ही, प्रेजेंटेशन देना ही प्रत्यास्मरण कहलाता है। इस प्रकार से उपर्युक्त इन सशक्त महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बाल्यावस्था में शारीरिक क्षमता का विकास कम होने से ये कारक भी सशक्त रूप में कार्य नहीं कर पाते हैं। अतः उस समय बालकों में सीखने की क्षमता कम होती है। कुशल अधिगम के लिए शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता का होना आवश्यक है। शरीर और मांसपेशियों की परिपक्वता होने पर भी व्यवहारिक संशोधन होता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, बदलाव होता है। और इस संबंध में बोरिन तथा लागफील्ड ने परिपक्वता को परिभाषित करते हुए यह प्रस्तुत किया है कि वृद्धि और विकास से इसका महत्वपूर्ण जो आशय होता है, बिना सीखे व्यवहार के घटित होने या किसी प्रकार या किसी विशिष्ट व्यवहार के सीखने से पूर्व होना आवश्यक है। परिपक्वता के प्रभाव की जांच के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं, जिसका हम उल्लेख या वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं। इस संदर्भ में डेनिस महोदय ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो विचार किए हैं दो जुड़वा बहनों पर। इन्होंने यह सबसे पहले इन दोनों जुड़वा बहनों पर यह जो परिपक्वता मैच्योरिटी के संदर्भ में प्रयोग किया है। इनमें से एक जो बहन है, उस लड़की को 36 सप्ताह की आयु से सीढ़ियों पर चढ़ना सिखाया, किंतु दूसरी लड़की को इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया। इस प्रकार से पहली लड़की जो 36 सप्ताह की आयु से सीढ़ियों पर चढ़ना सीख लिया और दूसरी को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, तो स्वाभाविक है बिना प्रशिक्षण को उसको नवीन ज्ञान का अर्जन नहीं हो पाया। परंतु यह देखा गया है कि 52 सप्ताह की आयु में वो दोनों बहनों ने सीढ़ियों पर चढ़ने की क्षमता समान थी। अर्थात जिनको प्रशिक्षण दिया गया था 36 सप्ताह वाली लड़की को, और जिसको जो कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, लेकिन 52 वीक्स के पश्चात यह देखा गया कि दोनों बहनों की सीढ़ियों पर चढ़ने की क्षमता एक जैसी है। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि परिपक्वता से पूर्व का प्रशिक्षण व्यर्थ होता है।
उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसका अधिग्रहण और धारण बालक के लिए कठिन होता है। वो क्षमता उनमें विकसित नहीं हो पाती है। दूसरे शारीरिक और मानसिक जो परिपक्वता होता है, जो मैच्योरिटी होती है, उनमें भी संतुलन आवश्यक है। शारीरिक परिपक्वता अधिगम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मानसिक परिपक्वता। एतदर्थ स्पष्ट रूप में परिपक्वता एक स्वाभाविक क्रिया है। इसमें से किसी बाहरी उत्तेजक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अधिगम में उत्तेजक की आवश्यकता होती है। अधिगम और परिपक्वता विकास के सभी लेवल के साथ साथ, सभी स्तरों के साथ साथ, सभी जो स्टेप पर यह अपना महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करता हुआ, क्षमता का विकास होने पर भी अधिगम प्रभावी होता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का यह तथ्य सदैव ध्यान रखना आवश्यक होता है कि बालक कितना वो उसमें क्षमता है, उसमें क्या मैच्योरिटी या परिपक्वता है या नहीं है। तो इस परिपक्वता को ध्यान में रख करके ही हमें नवीन ज्ञान का जो विश्लेषण करना चाहिए कि जितना वो उसकी अभिक्षमता होगी, बौद्धिक क्षमता होगी, मैच्योरिटी होती है, उसी के आधार पर वो ग्रहण कर पाएगा, धारण कर पाएगा। और फिर शिक्षक और छात्र के अंतः जो प्रतिक्रिया है, अर्थात संवाद के तहत वो उसी आधार पर प्रत्युत्तर के रूप में पुनः अपनी बात को स्पष्ट कर सकता है। तो अधिगामक की यह विशेषता को ध्यान में रखते हुए जो मैच्योरिटी के संदर्भ में अभी हम लोग अध्ययन किया, यह विशेष ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट जो दूसरा सेकंड बिंदु पॉइंट है, वह पॉइंट होता अवधान का, अटेंशन। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम मैच्योरिटी के बारे में अध्ययन किए हैं, तो दूसरा महत्वपूर्ण हमारा अधिगामक की एक ये महत्वपूर्ण विशेषता होती है और केंद्रीय भी है। अवधान का मतलब होता है ध्यान, जो अपने ध्यान को केंद्रित करें, हम कंसंट्रेट करें, ध्यान को एकाग्र करें। और ध्यान को केंद्रित या एकाग्रता की जो प्रक्रिया है, वह उस अपने विषय वस्तु पर, अपने टॉपिक पर शिक्षक द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन को या प्रस्तुति को, अभिव्यक्ति को, वह किस प्रकार से अपने ध्यान को केंद्रित कर पाता है, उस पर फोकस कर पाता है। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी अवधान को अधिकतम या अधिगम की महत्वपूर्ण क्रिया को स्वीकार करते हैं। अवधान एक मानसिक क्रिया है। मानसिक चेतना को किसी वस्तु या विचार पर केंद्रित करना अवधान कहलाता है। अधिगम के लिए कक्षा में अनेक उत्तेजक होते हैं। ये सभी उत्तेजक सजगता की सीमाओं में होते हैं। प्रमुख उत्तेजक का चयन करके ज्ञानेंद्रियां इसको मस्तिष्क के केंद्र में भेजती हैं, मस्तिष्क तक भेजती हैं और इससे अवधान केंद्रित होता है। मनोवैज्ञानिकों ने अवधान को निम्न परिभाषाएं के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक हैं वह हैं डम्बिक महोदय ने अवधान के संदर्भ में जो बात व्यक्त किया है। अवधान अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना है। तात्पर्य यह है कि अपने ध्यान को मुख्य एक विषय वस्तु पर, एक टॉपिक पर, एक ही प्रकरण पर, जिस पर वह वर्तमान में अध्ययनरत है या अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया संचालित हो रही है, उसका मुख्य बिंदु पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करना है, विषय वस्तु पर ही फोकस करना है, ये इनका कहना है। दूसरा है मैकडूगल ने अवधान की जो अपना बात व्यक्त स्पष्ट करते हुए बताया, अवधान उस चेष्टा या इच्छा को कहते हैं, मतलब वह इच्छा, वह चेतना, वह चेष्टा, वह जिज्ञासा जिसका प्रभाव ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है, वह अवधान कहलाता है। उपर्युक्त दोनों परिभाषाओं का यदि हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें निष्कर्ष रूप में जो विभिन्न बिंदु
विदित होते हैं, विज्ञ होते हैं, ज्ञात होते हैं या अवगत होते हैं, उन विभिन्न बिंदुओं के संदर्भ में हम निम्न रूप में अपना वर्णन या उल्लेख कर सकते हैं। तो पहला जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है पहला बिंदु, अवधान एक मानसिक क्रिया है, ये सर्वसत्य या सर्वग्राह है, अतः अवधान के लिए मस्तिष्क का सक्रिय होना ये परम आवश्यक है, अनिवार्य है। प्रयोजन अवधान के केंद्रीयकरण में उद्दीपन के रूप में कार्य करता है। जो मेरा आशय है उस आशय को, ये फोकस को बिल्कुल सेंट्राइज करके, सेंटर में रख करके जो उद्दीपन संकेतक के रूप में ये कार्य करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अवधान संवेग द्वारा भी प्रभावित होता है। जैसे उदाहरण के लिए क्रोध स्थिति में केंद्र ध्यान को केंद्रित करना ही कठिन होता है। ठीक इसी प्रकार से जो तीसरा महत्वपूर्ण है अवधान के केंद्रीकरण में जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अवधान का अधिगम पर अधिक प्रभाव पड़ता है। बिना अवधान के बालक किसी अनुभव या व्यवहार को नहीं सीख पाता, ये सर्व सत्य है। यहाँ अवधान केंद्रित करने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख किया गया है, जिसके माध्यम से हम अपने ध्यान को, अपने केंद्र को कैसे, किस प्रकार से केंद्रित करें, अपने फोकस करें, अपने उस विषय वस्तु पर एकाग्र रखें। ध्यान को केंद्रित करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं या उपाय हैं, उनका हम उल्लेख कर लेते हैं, वर्णन कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है सहायक सामग्री का उपयोग। शिक्षक पाठ को विकास करने के लिए जिस प्रकार से अपने सहायक सामग्री का प्रयोग करके छात्रों का ध्यान कक्षा कार्य में केंद्रित रखने में सफल हो सकता है, अपने प्रेजेंटेशन को और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अपने विषय वस्तु को, नवीन ज्ञान जो प्रदत्त कर रहा है छात्रों को, उसको और स्थायी, सुदृढ़ और टिकाऊ बनाने के लिए वो किसी अमूर्त प्रस्तुति को मूर्त रूप में प्रस्तुत करके अगर वो अभिव्यक्ति करता है, तो इस प्रकार से मूर्ति किसी चित्र या ग्राफ या चार्ट, मॉडल, प्रतिरूप के माध्यम से जो हम अपने ज्ञान को अभिव्यक्ति करते हैं, अपने ज्ञान को बिल्कुल प्रसारित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो प्रदर्शन द्वारा जो अर्जित नवीन ज्ञान होगा वो अधिक स्थायी होगा और सभी बालक उस पर अधिक फोकस करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण है विषय में रुचि उत्पन्न करना। यदि बालक में विषय के प्रति रुचि पैदा करनी है तो बालक का ध्यान उस विषय पर केंद्रित होना आवश्यक होता है, और जितना वो अधिक अपने ध्यान को केंद्रित करेगा उतना ही विशेष रूप से अधिकतम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन उस नवीन अर्जित ज्ञान के द्वारा उस बालक में होना स्वाभाविक है। थर्ड है शांत वातावरण। तो तीसरा जो है शांत वातावरण है। हाँ, किसी चीज़ को अर्जित या अधिगम या लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए माहौल, वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए, क्योंकि कोलाहल या डिस्टर्बेंस से वो ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता, अपने मन मस्तिष्क को, विचारों को वो एकाग्र नहीं कर पाता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण ये तथ्य है। नेक्स्ट होगा संकीर्ण विस्तार। अध्ययन सामग्री विषय वस्तु का संकुचित विस्तार अवधान केंद्रीकरण में सहायक होता है, क्योंकि स्वाभाविक है कि अधिगम के लिए शिक्षक को विषय वस्तु के सीमित बिंदुओं कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए, जिसका एक संक्षिप्त स्वरूप निर्धारित हो, और इस प्रकार से अनलिमिटेशन या कोई हमें विषय प्रकरण पर आधारित या मुख्य अपने विषय वस्तु से, शिक्षण बिंदु से अलग हट करके हमें अपनी बात को व्यक्त नहीं करना चाहिए। तो संकीर्ण विचार हो, अर्थात निर्धारित हमें सीमा रेखा के अंदर ही उस विषय वस्तु का जो अभिव्यक्ति करना चाहिए। नेक्स्ट है जो आकार। अधिगम को सरल बनाने के लिए बड़े आकार की सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षक को करना चाहिए, जिससे वो बड़े आकार की सामग्री छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है और स्पष्ट वर्णित समस्त वो प्रकारों को
स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेख किया जा सकता है, वर्णन किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। और नेक्स्ट आता है छठा, रूप और रंग। ये स्वाभाविक है कि किसी वस्तु का रूप रंग अवधान को प्रभावित करता है, ध्यान को केंद्रित करता है, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो प्रेरित करता है। तो छोटी आयु के बच्चों को ध्यान को आकर्षित करने के लिए वो महत्वपूर्ण ये है कि वो विशेष रूप से रंग और बिरंगी मतलब कलर युक्त सहायक सामग्री का उपयोग करें। नेक्स्ट है गति। तो स्वाभाविक है इसमें जो गति है वह गति जो गतिशील वस्तुएं स्थिर वस्तुओं की अपेक्षा ध्यान को शीघ्र अपनी ओर आकर्षित करती हैं। नवीनता, अध्यापक द्वारा प्रदर्शित नवीन चित्र या मानचित्र या प्रतिरूप मॉडल आदि जो ग्राफ वगैरह को हम प्रस्तुतिकरण करते हैं वो भी बालक के ध्यान को अपनी तरफ केंद्रित करते हैं, आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। और विषमता, कोई ऐसी चीज़ होती है जो कभी बालक उसका अवलोकन नहीं किया है तो वह अभिव्यक्ति करते समय यह बात अवश्य प्रभावपूर्ण से अपना कार्य करती है कि सुंदर व्यक्तियों में जो यदि कुरूप व्यक्ति ध्यान को अपनी ओर आकर्षित या शीघ्रता से खींचता है। इस प्रकार से कोई भी सौंदर्य चीज़ें होती है, अच्छी चीज़ होती है, वो अच्छी चीज़ें हर व्यक्ति को अपनी तरफ वो आकर्षित करती हैं। विषमता, तात्पर्य यह है कि जहाँ पर कोई चीज़ अगर एक सामान्य से वो विशिष्ट में प्रदर्शित होता है तो वो भी वस्तु अपनी तरफ वो ध्यान को केंद्रित करता है। व्यवस्थित रूप वाली वस्तुएं ध्यान को अधिक आकर्षित करती हैं। शिक्षण के समय आवश्यक है कि शिक्षक अवधान के केंद्रीकरण पर ध्यान देकर के अधिगम को सरल बनाए रखे। इस कार्य को करने में उपयुक्त सुझाव शिक्षक के कार्य को सरल बनाता है। ये महत्वपूर्ण बहुत ही तत्व हैं। नेक्स्ट आते हैं हम जो है रुचि, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो होता है जिसमें हम अधिक रुचि रख सकते हैं, तो रुचि के बारे में जो हमारा अध्ययन होगा ये दूसरा स्टेप होगा। रुचि अधिगम की एक ऐसी दशा है जिसका शिक्षक तथा छात्र दोनों में होना आवश्यक होता है। और जितना ही अधिक किसी कार्य को करने में किसी विषय वस्तु को अभिव्यक्ति करना है या कि हमें उसके प्रति जो है अधिगम करना है, बिना ध्यान केंद्रित किए छात्र कुछ भी वो नहीं सीख सकता है। लेकिन रुचि के महत्व के बारे में जानने से पहले वो रुचि का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। शाब्दिक रूप में हम रुचि को संबंध की भावना स्वीकार करते हैं। रुचि को समझने के लिए जहाँ कुछ विद्वानों ने रुचि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, आइए उन विद्वानों के विचारों को हम जानते हैं, उनसे अवगत होते हैं, रूबरू होते हैं। तो पहले हैं गिलफोर्ड ने रुचि के संबंध में जो अपने विचार को व्यक्त करते हुए प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति या प्रक्रिया किसी वस्तु या प्रक्रिया की ओर आकर्षित होने या उन्हें पसंद होने तथा उससे तुष्टि प्राप्त करने के लिए, तुष्टि का मतलब है संतुष्टि से, सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन जो होता है, सेटिस्फाई होना, संतुष्टि होना या सहमति करने की जो ध्यान आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है वह होती है रुचि। क्रो के अनुसार है, क्रो ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, रुचि उस प्रेरक तत्व की ओर संकेत करती है जो मोटिवेशन करने वाली वो तत्व हैं जो हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती हैं, मोटिवेशन देती हैं। थर्ड है ड्रीम्स और ड्रेवर ने रुचि को अनुभव का एक क्रियात्मक रूप बताया है। उपर्युक्त विभिन्न प्रकार की प्रस्तुत की गई परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट होता है कि ये विभिन्न विचारक अपने इन समस्त अधिगम की जो प्रक्रिया के प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उसके में ये सब जिनके एकाग्रता, केंद्रीयकरण, ध्यान को बिल्कुल फोकस देना, यदि रुचि का अभाव है तो स्वाभाविक है ध्यान एकाग्रता को कमी से अधिगम प्रभावित होता है। और बालकों के किन
विषय वस्तु पर या जिन कार्यों में रुचि होती है उनको करना अति महत्व और अति सक्रियता के साथ, अति लगन के साथ, अति ध्यान से। रुचि प्राय दो प्रकार की होती है। पहला है अर्जित रुचि, दूसरा है जन्मजात रुचि। अर्जित रुचि क्या है और जन्मजात रुचि क्या है? इस प्रकार की रुचि व्यक्ति सामाजिक वातावरण में अर्जित करता है। इसका विकास भाव संवेदन से होता है। अर्जित रुचि के कारण ही कोई व्यक्ति कार्य विशेष में कौशल प्राप्त करता है, दक्षता हासिल करता है, प्रवीणता हासिल करता है, निपुणता प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे स्कूटर ठीक करने वाला स्कूटर की आवाज़ से ही समझ लेता है कि मशीन में कहाँ पर क्या खराबी है। दूसरा आता है जन्मजात रुचि। तो ऐसी रुचियाँ होती हैं, ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो जन्मजात रुचियों से मेरा आशय है कि छोटे बालक में खेल कूद के प्रति ये अधिक रुचि होती है। माँ की अपने बच्चों में रुचि तथा प्यासे व्यक्तियों की पाने में रुचि, ये इस प्रकार से जन्मजात रुचि के अनेक एग्जाम्पल्स होते हैं। अधिगम में रुचि का महत्व क्या है, इस संदर्भ में आइए हम अवगत होते हैं। जिस प्रकार से सीखने में रुचि का शिक्षा रोचक नहीं होती है, यदि कोई हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं और वो इफेक्टेड नहीं है तो बालक उसे कठिनता के साथ ग्रहण करेगा। उसमें जब रुचि नहीं होगी तो स्वाभाविक न तो पूर्णता ग्रहण करेगा और न सक्रियता उसमें आएगी। इस प्रकार से जिन विषयों में बालक की रुचि नहीं होती है उन विषयों में अधिगम कम होने से निष्पत्ति संतोषजनक नहीं होती है। अपेक्षा जो व्यवहारगत परिवर्तन नहीं हो पाता है, तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन न होने के कारण इसमें उत्तम अधिगम नहीं हो पाता है, अच्छी प्रकार से वो अर्जन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जिस पे अधिगम बेहतर हो वो सुझाव कौन कौन से हैं इस पर हम अवगत होते हैं या अपने दृष्टि डालते हैं। विषय को पहला बिंदु के रूप में है, विषय को छात्रों के जीवन से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे विषय वस्तु को प्रस्तुत करें जिनका संबंध वो छात्रों के वास्तविक व्यवहारिक जीवन से हो, अर्थात उसमें पूर्व ज्ञान होना चाहिए, अर्थात उस वस्तु या विषय वस्तु या टॉपिक के विषय के बारे में, शिक्षण बिंदु के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बालक पहले से जानता हो। जिन वस्तुओं का बालक के जीवन से संबंध होता है, बालक उन कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। सेकंड स्टेप होता है विषय वस्तु की उपयोगिता, मतलब हमें ऐसे शिक्षण कार्य करने चाहिए, ऐसे उपयोगी कार्य, ऐसे अपने टीचिंग पॉइंट को फोकस करना चाहिए जिसका उसे अपने जीवन में, वो भावी जीवन के प्रति उस ज्ञान का उपयोग हो और वह उपयोगी वस्तु हो, तो उसके प्रति वह बालक अधिक रुचि रखेगा, अधिक झुकाव रखेगा, लगन के साथ और ध्यान को केंद्रित करते हुए वो सीखने के लिए प्रयास करेगा। थर्ड है पाठ्य प्रकरण में रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को शिक्षण के समय विविध प्रकार की जो टीचिंग एड है, शिक्षण की सहायक सामग्रियां हैं, दृश्य स्वरूप सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है विषय वस्तु के उद्देश्य छात्रों को स्पष्ट होने चाहिए कि मेरा जो शिक्षण का या जो विषय वस्तु है, टीचिंग पॉइंट है, वह उसका उद्देश्य क्या है, इसको भी हमें स्पष्ट करना चाहिए। जब तक उद्देश्य पूर्ण शिक्षण नहीं होगा तो वह ज़्यादा प्रभावपूर्ण नहीं हो सकता। और नेक्स्ट है शिक्षण में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की पद्धति पर विशेष जोर देना चाहिए, जिससे पाठ्य विषय के प्रति बालक में जो जैसे सैद्धांतिक रूप से, जो अमूर्त रूप से अर्जित ज्ञान की तुलना में या उसकी अपेक्षा जो हम करके सीखते हैं, प्रायोगिक करते हैं, प्रैक्टिकल के रूप में करके अर्जित करते हैं, या कि मूर्त रूप, अमूर्त से मूर्त की तरफ जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, वो अधिक सुदृढ़, टिकाऊ, मजबूत और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ वो अधिक प्रभावपूर्ण होता है।
नेक्स्ट, एक ही विषय को लंबी अवधि तक नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चा इस प्रकार से वो ऊबन शुरू हो जाता है। ऐसा करने से छात्रों में थकान का अनुभव होता है और जिससे वो नीरस, निष्क्रिय, रुचि न लेना इत्यादि अनेक कारण उत्पन्न होते हैं। और नेक्स्ट जो होता है वो है हमारा 7वां बिंदु, शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति छात्रों में जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए, चैतन्यता लानी चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए। जो बच्चा नहीं जानता उस विषय वस्तु की आवश्यकता और उपयोगिता दोनों के बारे में उसे बताना चाहिए और बता कर के उसमें इंटरेस्टेड जो हमारे रुचियां हैं उन रुचियों को प्रेषित करना चाहिए, संप्रेषित करना चाहिए, उसमें पैदा होनी चाहिए। और अब आते हैं जो हमारा है परिपक्वता। शारीरिक व मानसिक परिपक्वता वाले छात्र नए पाठ को सीखने के लिए सदैव वो उत्सुक रहते हैं, तैयार रहते हैं, जागरूक रहते हैं और अग्रसर होते हुए भी कठिनाई का अनुभव नहीं करते हैं। उसमें किसी प्रकार के मतलब ऐसा अपवाद नहीं आता है, ऐसा जो होता है अवरुद्ध होने वाले समस्या कारक फैक्टर्स नहीं होते हैं जिसके द्वारा उनको सीखने की गति में अवरोध उत्पन्न हो। छात्रों में शारीरिक व मानसिक परिपक्वता नहीं होती तो सीखने में उनके समय और शक्ति का जो नाश होता है। इस संदर्भ में कार्ल सैनिक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए परिपक्वता के संदर्भ में जो स्पष्ट करते हुए व्यक्त किया है कि सीखना पृथक क्रियाएं नहीं हैं, वरन एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप में संबंध और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार से इन्होंने बहुत अपनी बात को स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि कोई भी मैच्योरिटी जो होती है वो सीखने से अलग कोई ऐसा तत्व नहीं है, बल्कि यह दूसरे पर स्वयं एक सिक्के के दो पहलू के रूप में है। तो सीखने की थकान इस तरह से सीखने का समय सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है। कभी कभी जब छात्र विद्यालय आते हैं तब उनमें स्फूर्ति अधिक होती है, यह स्वाभाविक रूप से हम लोग अवलोकन किया है। अतः उनको सीखने में सुगमता होती है। जैसे जैसे शिक्षण की घंटी बीतते जाते हैं वैसे वैसे उनकी स्फूर्ति में व उसमें सक्रियता में कमी आती जाती है और वह थकान का अनुभव करने लगते हैं। परिणामतः ये होता है कि सीखने की क्रिया जो होती है वो मंद पड़ जाती है। इस प्रकार से सीखने में हमारा ये मुख्य रूप से थकान ये प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट आते हैं विद्यालय संबंधी कारक जो होते हैं वो उसके संदर्भ में जानते हैं या जान लेना चाहेंगे। स्कोर रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं तो सबसे पहला बिंदु है विषय सामग्री का स्वरूप। सीखने की क्रिया पर जो हमारी विषय सामग्री है उसकी रूपरेखा कैसा है, उसका आकार क्या है, आकार, प्रकार, स्वरूप और संरचना पर यह प्रभाव डालता है। कठिन और अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल और अर्थपूर्ण सामग्री का विशेष महत्व होगा। इस प्रकार से अनियोजित सामग्री की तुलना में सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर नियोजित सामग्री सीखने की क्रिया को सरलता प्रदान करती है और उसके मार्ग को प्रशस्त करता है। स्वाभाविक है विषय की सामग्री का स्वरूप कैसा हो ये महत्वपूर्ण बिंदु माने रखता है और ये प्रभाव भी डालता है जो विद्यालय से संबंधित का एक प्रमुख कारण है। सेकंड है अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। इस प्रकार से जब हम शिक्षण और की प्रक्रिया में प्रदर्शन के रूप में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण मानते हैं तो उसके कार्यों और विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व, ज्ञान और शिक्षण विधि तथा उपलब्ध विषय वस्तु पर उसको अपने जो इफ़ेक्टिव या प्रभावपूर्ण या विधिवत या विस्तार पूर्वक या अपने विषय पर अच्छी सी पकड़, पूर्ण जो प्रकांड प्रगाढ़ता के साथ ज्ञान पर पकड़ होना चाहिए, ज्ञान पर सुदृढ़ होना चाहिए, ज्ञान का उसे आत्मविश्वास के साथ जो विश्लेषण करने की क्षमता हो, विश्लेषण करने की प्रविधि हो, विश्लेषण करने की प्रविधि हो और वो उसका जो बातों में शिक्षक का स्तर जितना ही बेहतर होता है तो सीखने की प्रक्रिया उतनी ही तीव्र और सरल होती है। नेक्स्ट आता है जो सीखने का उचित वातावरण।
ये महत्वपूर्ण है। सीखने की क्रिया पर न केवल कक्षा के अंदर वरन कक्षा के बाहर एनवायरनमेंट या वातावरण या खुले व्यवहार के रूप में हम कक्षा के बाहर का भी वातावरण शांत होना चाहिए। बिल्कुल एकदम निरंतर शोरगुल या आवाज़ से भरा हुए छात्रों का ध्यान सीखने की क्रिया से हट जाता है, उनका ध्यान भंग होता है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। इस प्रकार से कक्षा के अंदर छात्रों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है और यदि उनमें वायु और प्रकाश, हवा का और रोशनी का भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए, तो छात्र थोड़ी ही देर में थकान का अनुभव करेंगे। अन्यथा इस प्रकार से यदि रोशनी, हवा और शांति अर्थात क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्ष प्रबंधन यदि व्यवस्थित रूप से ठीक नहीं है तो स्वाभाविक है ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। यदि छात्रों में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना नहीं है तो स्वाभाविक है सीखने की प्रक्रिया भी जटिल हो जाएगी, उतनी सरस और आसान नहीं हो पाएगी। और लास्ट में जो अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है सीखने की विधि, स्वाभाविक है हमारे इस प्रस्तुति और अभिव्यक्ति या पाठ को या अपने विषय वस्तु पर विश्लेषण करने की जो विधि है, तो सीखने की विधि का संबंध छात्र और विषय दोनों से होता है। यदि विधि जितनी ही अधिक रुचिकर होगी, आसान होगी, सरस होगी और उपयुक्त विधि होगी, उतना ही सीखने पर सुगमता होगी, आसानी होगी, सरलता होगी। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल और करके सीखने दोनों ही प्रधान महत्वपूर्ण विधियों पर हमें उच्च कक्षाओं में पूर्ण सामूहिक और सहसंबंध विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम बेहतर रूप से बच्चों को सिखा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस वीडियो में तो अधिगम से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में अवगत हुए, जानकारी हासिल या सविस्तार हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट के वीडियो हम सेकंड यूनिट से जो हमारा ये रिवीजन का ही वीडियो होगा, वह सेकंड यूनिट अभिप्रेरणा नामक टॉपिक पर हम अध्ययन करना चाहेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए हम अलविदा के रूप में अपनी वाणी को धन्यवाद देते हुए समाप्त करते हैं।